नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों की। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में किस तरह हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में कैसे खुलेआम लोकतंत्र की लिंचिंग हो रही है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बदले हुए बांग्लादेश की असली तस्वीर है। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपने ही सम्मान की निशानी तोड़ दी है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास की प्रतीक हैं, जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने सरेंडर किया और बांग्लादेश को आजादी मिली थी। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवियों ने अपने ही सम्मान की निशानी इन मूर्तियों को तोड़ दिया। अपनी आजादी की निशानी वाली तस्वीरों को तोड़कर इन कट्टरपंथियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस हद तक शेख हसीना और उनकी पार्टी के प्रति उनकी नफरत है। जिन मूर्तियों को इन उपद्रवियों ने तोड़ा है, उन्हीं सैनिकों की बदौलत मौजूदा बांग्लादेश मतलब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से जीत हासिल की थी। जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय जनरल जगजीत सिंह के सामने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाल दिए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैनिक समूह का समर्पण था, जिसकी स्मृति में बांग्लादेश के 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में ये मूर्तियां लगाई गई थी। लेकिन उपद्रवियों ने इन्हें तोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद अब तक कई हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंसा में कम से कम 232 लोग मारे गए हैं, जिसमें उनकी पार्टी आवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू नेता भी शामिल हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमलों के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक भी बुलाई है। उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमले करना जघन्य अपराध है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। लेकिन इन तमाम बयानबाजी का कोई असर नहीं है और बांग्लादेश में उपद्रवी लगातार हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम यहां पर उठाया नहीं जा रहा है और कई पुलिस थाने भी आग के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बांग्लादेश में पुलिस वालों पर जानलेवा हमले के खिलाफ खुद वहां की पुलिस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बांग्लादेश की सेना लोगों की सुरक्षा में तैनात की गई है, लेकिन वो भी हिंदू समुदाय की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। और इन हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। कई जगहों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला है। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के लिए उतरे हैं। ये लोग सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश की संसद में 10% सीटें दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे और तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी मांग की है। उधर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश से पलायन करने को भी तैयार हैं।
भारत के बांग्लादेश से जुड़े सभी बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं की भीड़ जमा है। बांग्लादेश से सटी भारत की सीमाओं पर इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर अब नजर आ और भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बांग्लादेश की सीमा सीधी जुड़ती है। इन सीमाओं पर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जलते घर, टूटते मंदिर, भागते हिंदू, ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान संभाले 4 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्शन लिया गया और ना ही हिंदुओं पर हमले रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं। अगर भारत के हिंदुओं को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की। शाहजहांपुर, वाराणसी और दिल्ली में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, कैंडल मार्च निकालने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुप हैं? फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। वहाँ हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं, हाँ? विपक्ष, इंडिया गठबंधन, उनके नेता राहुल गांधी, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। एक शब्द का मतलब एक शब्द नहीं। अब तक बांग्लादेश में आपके एकदम पड़ोस में, आप तो रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको अपने पड़ोस में क्या हो रहा था उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका भी जवाब दीजिए। आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जीन रेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं,
जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े मैं लूंगा। There have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I'm certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. That is a very, very major concern for India, and I'm very glad that the Indian government has already made it clear that for us that is a very important issue. उधर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपने नेता ओसामा महमूद LAF का 12 पेज का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बांग्लादेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने पर बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत बताया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपनी सरकार के पतन के बाद पहली बार एक कथित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इस कथित संदेश में हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। क्या अमेरिका की जिद की वजह से गई हसीना सरकार? क्या सेंट मार्टिन आइलैंड बना तख्ता पलट की वजह? क्या बंगाल की खाड़ी पर कब्जे की लड़ाई में झुलसा बांग्लादेश? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर तरफ सुलगी आग की वजहों को लेकर रोज नए नए दावे सामने आ रहे हैं। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदेश का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ होने की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो में हसीना की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्हें सत्ता से हटाने में और देश के भीतर अशांति फैलाने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रची। अगर उन्होंने अमेरिका के सामने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता छोड़ने की पेशकश की होती तो वो आराम से सरकार चलाते। हालांकि शेख हसीना के इस कथित स्टेटमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने साफ कहा है कि उनकी मां शेख हसीना के नाम पर प्रचारित किए जा रहे स्टेटमेंट फर्जी और मनगढ़ंत हैं। देश छोड़ते समय या देश छोड़ने के बाद से अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। शेख हसीना के इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद से लोगों के मन में सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका को इस आइलैंड की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने इसके लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट जैसा कदम उठा लिया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में 3 वर्ग किलोमीटर का आइलैंड है सेंट मार्टिन। बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर पर मौजूद है सेंट मार्टिन आइलैंड। म्यांमार से लंबे विवाद के बाद 2012 में बांग्लादेश को मिला। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड पर दुनिया भर में कहीं से आसानी से संपर्क किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में सैन्य ठिकाना बनाने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन पर कब्जा जमाना चाहता है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जे को लेकर आई इस खबर को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर शेख हसीना का बयान वाकई सही है और उनके इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए भी सेंट मार्टिन एक बड़ा सवाल बनने जा रहा है।